नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंगाटी और एमकेएच की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों क्लास 10th का साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 जो है उसका एक टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, श्वसन एवं श्वसन तंत्र। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी ये टॉपिक है, श्वसन एवं श्वसन तंत्र। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने टाइप के और कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक पर टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन क्या क्या है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि श्वसन किसे कहते हैं, यानी श्वसन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो बनता है वो है कि श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, यानी दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो किस पर आता है, श्वसन जो तंत्र है उसके चित्र पर आता है। तीसरा क्वेश्चन जो आता है कि श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए, कि श्वसन तंत्र में होता क्या क्या है, मुख होता है, ग्रसनिका होती है और ये क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से अंग होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस पर बनता है। और चौथा क्वेश्चन जो है वो होता है श्वसन क्रिया पर, क्या यानी श्वसन तंत्र को हमने पढ़ लिया, लेकिन श्वसन तंत्र काम कैसे करता है, यानी श्वसन क्रिया का विस्तार सहित बताइए। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो दोस्तों हम 1 बाय 1 जो है श्वसन पर 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कि श्वसन क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि श्वसन क्या होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमारे जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, मतलब प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और दोस्तों ऊर्जा के लिए हमें पता है, सिंपल अगर भाषा में बात करें तो हम खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। अब वो भोजन में क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं और ये कोशिकाएं क्या करती हैं कि उन पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण करती हैं। अब ऑक्सीकरण अपचयन आपने पढ़ा है, ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी वस्तु में ऑक्सीकरण जोड़ना, ऑक्सीजन जोड़ना। तो पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण जब किया जाता है तो हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है और एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस एटीपी के साथ साथ दोस्तों हमें क्या प्राप्त होती है, CO2। मतलब हमारी कोशिकाएं क्या होती है कि पोषक तत्वों के साथ ऑक्सीजन को जोड़ती है और हमें मिलता क्या है, ATP प्लस CO2। और CO2 जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, यानी विषैली गैस होती है CO2। तो हमें क्या करना होता है कि इस CO2 को शरीर से बाहर निकालना होता है और इस ऑक्सीजन को बाहर से शरीर के अंदर लाना होता है। और ये लाने ले जाने के कार्य में सहायता कौन करता है, हमारा ब्लड यानी रुधिर कार्य करता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ब्लड यानी रुधिर क्या करता है, हमारा ब्लड क्या करता है कि उन कोशिकाओं से CO2 को ग्रहण करता है और CO2 को लेकर के फेफड़ों के पास जाता है, फेफड़ों को CO2 देता है, फेफड़ों से O2 अपने अंदर समाहित करके वापस उन कोशिकाओं के पास जाता है और उन्हें O2 दे देता है। मतलब फेफड़ों से कोशिकाओं के बीच में परिवहन का काम कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। और फेफड़े क्या करते हैं, CO2 को वायुमंडल में छोड़ते हैं और वायुमंडल से ऑक्सीजन को फेफड़े हमारी कहाँ तक पहुँचाते हैं, ब्लड तक पहुँचाते हैं। और दोस्तों कुछ अंग जो है यहाँ पर काम करते हैं, फेफड़े के अंदर कुछ अंग हमारे यहाँ पर काम करते हैं जो वायुमंडल से ऑक्सीजन को पकड़ करके फेफड़े तक लेकर के आते हैं और फेफड़ों से CO2 ग्रहण कर करके जो है वायुमंडल में छोड़ते हैं। और ये जो तंत्र होता है इसी को हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। तो अब श्वसन क्या होता है ये आपने समझ लिया। आपको एग्जाम में क्या लिखना है थ्योरेटिकल वे में, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या लिखेंगे कि श्वसन क्या है। तो कोशिकाओं को अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ATP बनता है, ATP का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक और छोटा क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया कि ATP की फुल फॉर्म बताइए, ये भी कई बार आया हुआ है। तो ATP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट भी आप लगा सकते हैं, VIP। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है तथा हानिकारक CO2 गैस उत्पन्न होती है। इस प्रकार शरीर में O2 का प्रवेश तथा CO2 का उत्सर्जन होता है जिसमें रक्त सहायता करता है। अब रक्त क्या करता है, रक्त फेफड़ों से O2 को अपने अंदर समाहित कर
ऊतकों तक तथा CO2 को ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचाता है तथा फेफड़े इसी प्रकार का आदान प्रदान किसके साथ करते हैं? वायुमंडल के साथ करते हैं। अतः क्या हुआ? अतः वायुमंडल, रक्त तथा कोशिकाओं के मध्य गैसों के आदान प्रदान की इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि श्वसन क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से आप ले लीजिए और अगर आपको नोट करना है तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था कि श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो उस नामांकित चित्र से पहले हम ये समझ लेते हैं कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके बाद हम श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र भी बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए इसका एक विजुअल हम ले लेते हैं कि कैसे हमारे श्वसन तंत्र में कौन कौन सी चीजें होती है, एक्चुअल में क्या क्या होता है और एग्जाम में कैसे लिखना है, थ्योरेटिकल वे में कैसे लिखना है, वो हम जानेंगे इसके बाद। तो फटाफट से हम देख लेते हैं मानव श्वसन तंत्र। इसके 3 हिस्से हैं। जो सबसे ऊपर का यहाँ पर कंठ जो है, कंठ नलिका जो होती है, इससे ऊपर का जो हिस्सा है ये होता है ऊपरी श्वसन नलिका, ऊपरी श्वसन तंत्र। और दोस्तों इसके बाद जो ये नीचे का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं निचला श्वसन तंत्र। और इसके बाद जो ये डायफ्राम और यहाँ पर जो मांसपेशियां होती हैं ये हमारा होता है इसका तीसरा हिस्सा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र की। तो दोस्तों ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स कार्य करते हैं। तो दोस्तों इनमें से एक एक की हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो होती है वो हमारी सबसे पहला जो हमारा हिस्सा होता है वो होता है नासिका या नासाद्वार। यह पहला श्वसन अंग है जो बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है। यह एक बड़ी गुहा के रूप में होता है जो एक पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा 2 भागों में यहाँ से विभक्त होती हैं। नासिका गुहा का पृष्ठ भाग नासाग्रसनी में खुलता है। जो इसका ये यहाँ तक ये होती है नासाद्वार और इसका जो पृष्ठीय हिस्सा होता है वो नासाग्रसनी में खुलता है। तो नासाग्रसनी को एक बार हम छोड़ देते हैं, सीधा हम नासाद्वार की स्टडी कर ली। इसके बाद हम मुख गुहा पर जाएंगे। लेकिन नासिका गुहा के बारे में एक और चीज़ कि नासिका गुहा में महीन बाल, पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह, झाड़ूनुमा पक्षमाप तथा श्लेष्म आपसी सहयोग से श्वास वायु में धूल कण, पराग कण, फंफूद आदि को दूर कर उसे शुद्ध करता है। मतलब यहाँ से जो भी हम वायु अंदर लेकर के जाते हैं, यहाँ पर हमारे नासाद्वार के अंदर जो है बाल होते हैं, झाड़ूनुमा पक्षमाप होते हैं जो कि उस वायु में जो भी धूल कण वगैरह हैं उनको यहीं पर रोक करके उनको शुद्ध करते हैं। चलिए नासाद्वार के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं मुख गुहा के बारे में। तो दोस्तों मुख गुहा जो है वो श्वसन तंत्र के एक द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारी नाक कभी बंद हो जाती है तो हम मुंह से भी सांस लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुख गुहा से सांस लेने की एक हानि हमारे पास है कि नासाद्वार से जो हम वायु अंदर लेते हैं वो यहाँ पर शुद्ध होती है, लेकिन मुख गुहा से अंदर ली गई वायु जो है वो शुद्ध नहीं होती है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ग्रसनी की। तो दोस्तों इतना हिस्सा जो था हमारा नासाद्वार का और इतना जो हिस्सा था वो हो गया मुख गुहा का। अब हम बात करते हैं तीसरा जो हिस्सा है ग्रसनी। तो दोस्तों ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली होती है। यहाँ तक दोस्तों आहार नाल होती है, तो आहार नाल तक जो है वो ग्रसनी होती है। दोस्तों ग्रसनी जो है इसके 3 हिस्से होते हैं। पहली होती है नासाग्रसनी, दूसरी होती है मुख ग्रसनी और तीसरी होती है कंठ ग्रसनी। तो दोस्तों नासाद्वार से जो ये हिस्सा जुड़ा हुआ है ग्रसनी का उसे कहते हैं नासाग्रसनी, और मुख से जो ये पतला सा हिस्सा जुड़ा हुआ उसे बोलते हैं मुख ग्रसनी, और मुख ग्रसनी के आगे ग्रसनी जो कंठ से जुड़ी होती है उसे बोलते हैं कंठ ग्रसनी। तो दोस्तों मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिक्स यानी घाटी ढक्कन की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट करती है। अब दोस्तों घाटी ढक्कन क्या होता है? घाटी ढक्कन एक पल्ले नुमा लोचदार उपास्थि संरचना होती है।
अब दोस्तों क्या होता है कि ग्रसनी से वायु आती है, लेकिन कंठ में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर एक एपिग्लोटिस नाम की संरचना होती है, जो कि एक स्विच की तरह काम करता है। किसके बीच में? आहार नाल के बीच में और श्वास नली के बीच में, यानी कंठ के बीच में। यहाँ पर एक संरचना होती है जो कि एक ढक्कन की तरह काम करती है। तो दोस्तों यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, मुख से लेकर के यहाँ तक ग्रसनी तक का हिस्सा, वो भोजन और वायु दोनों के लिए कॉमन होता है। मतलब यहीं से भोजन आता है और यहीं से वायु आती है। तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि फेफड़े में भोजन चला जाए, तो इसके लिए जो यहाँ पर मेन फैक्टर काम करता है वो होता है एपिग्लोटिस, यानी घाटी ढक्कन। ये क्या करता है? एक स्विच की तरह काम करता है। जब भोजन आता है तब ये श्वास नली को बंद कर लेता है और भोजन आहार नाल में चला जाता है, और जब हम श्वास लेते हैं, वायु अंदर जाती है, तो ये आहार नाल को बंद कर लेता है और वायु जो है वो सीधे श्वास नली में होते हुए फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। तो ये काम हो गया एपिग्लोटिस का। अब हम एपिग्लोटिस के बाद बात करते हैं कंठ की, यानी स्वर यंत्र की। यहाँ पर जो है कंठ जो है ये है हमारा स्वर यंत्र। अब स्वर यंत्र क्या होता है? यह कंठ ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। यानी ये किसको जोड़ती है? कंठ ग्रसनी से। ये हमारी जो है श्वास नली है, कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली जो बीच में जो कड़ी है उसको बोला जाता है स्वर यंत्र। तो दोस्तों स्वर यंत्र या जो लैरिंग्स है, यह 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर के बनता है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड नामक एक विशेष संरचना पाई जाती है, और वोकल कॉर्ड की वजह से ही हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है। स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियां होती हैं जो हवा के बहाव से कंपकंपी पैदा करती हैं तथा अलग अलग प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करती है। मतलब यहाँ पर जो है वोकल कॉर्ड जो है उसी की वजह से हमारे अंदर से ध्वनियां निकलती हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं निचले श्वसन तंत्र के बारे में। तो दोस्तों मेनली निचले श्वसन तंत्र के जो हिस्से हैं, जो अंग है, वो हैं श्वास नली, फेफड़े, श्वसनी यानी ब्रोकाई और श्वसनिका यानी ब्रोंकियोल। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं श्वास नली की। तो दोस्तों श्वास नली जो होती है वो लगभग 5 इंच लंबी एक नलिका होती है, जो कि सी आकार की छल्लों से बनी होती है। यहाँ पर सी आकार के छल्ले होते हैं जो कि क्या करते हैं? इस नली को पिचकने नहीं देते हैं या चिपकने नहीं देते हैं। और ये दोस्तों जो श्वास नली होती है वो कंठ तथा ब्रोकाई को जोड़ती है। अब दोस्तों जो श्वास नली होती है वो वक्ष गुहा में जाकर के, ये जो 2 फेफड़ों के बीच की जगह है उसको वक्ष गुहा बोला जाता है। ये वक्ष गुहा में जाकर के 2 हिस्सों में टूट जाती है, 2 हिस्सों में बंट जाती है, टूट नहीं एक्चुअली बंट जाती है और दोनों फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। और ये जो 2 हिस्सों में बटी है उसको हम बोलते हैं श्वसनी या ब्रोंकाई। और दोस्तों ब्रोंकाई जो है फेफड़ों के अंदर जाकर के कुछ शाखाओं तथा उप शाखाओं में, बहुत छोटी छोटी हजारों शाखाओं उप शाखाओं में बन जाती है, जिन्हें हम श्वसनिका बोलते हैं या ब्रोंकियोल बोलते हैं। और दोस्तों प्रत्येक ब्रोंकियोल के आगे एक कुप्पिका नामक संरचना होती है, जो कि क्या करती है? मेनली वो कुप्पिका ही क्या करती है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान या CO2 का आदान प्रदान जो है रक्त के साथ करती है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं फेफड़ों के बारे में कि फेफड़े क्या होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि फेफड़ों के बारे में, फेफड़े क्या होते हैं। तो दोस्तों फेफड़े लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़े के रूप में शरीर में रहते हैं। एक जोड़ा मतलब 2 होते हैं। एक जोड़े के रूप में शरीर में वक्ष स्थल में दाएं व बाएं भाग के में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। अब दोस्तों फेफड़ों में क्या होती है कि असंख्य जो है ब्रोंकियोल होती है, असंख्य कुप्पिकाएं होती हैं, और इसी के साथ साथ असंख्य कोशिकाएं होती है, रुधिर लसिकाएं होती है, रुधिर वाहिनियां होती है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कार्यविधि कैसे होती है, कैसे कुप्पिकाएं पाई जाती हैं और इनके जो 2 हिस्से हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 2 फेफड़े होते हैं, बायां फेफड़ा तथा दायां फेफड़ा। दोस्तों दायां फेफड़ा जो होता है वो आकार में जो है छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है, और जो बायां फेफड़ा है वो आकार में लंबा लेकिन पतला होता है। मतलब जो बायां फेफड़ा है वो लंबा और पतला होता है और दायां फेफड़ा छोटा लेकिन चौड़ा होता है। और जो दोस्तों बायां फेफड़ा है उसको 2 भागों में विभक्त किया जाता है, बल्कि जो दायां फेफड़ा है उसको 3 खंडों में विभक्त किया जाता है। चलिए ये हमें समझ आ गया। और दोस्तों प्रत्येक फेफड़े में 30 मिलियन कुप्पिकाएं होती हैं। और दोस्तों 30 मिलियन कुप्पिकाओं के साथ ही रुधिर वाहिनियां लिपटी हुई होती हैं, जिनसे जो है वायु का आदान प्रदान होता है।
नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कुपिकाओं से रुधिर वाहिनियां लिपटी हुई होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये जो हमारी लंग्स होते हैं यानी फेफड़े होते हैं वो हल्के गुलाबी कलर के होते हैं। इसी के साथ साथ ये फेफड़ा थोड़ा सा लंबा है और ये फेफड़ा थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है। और दोस्तों यहाँ पर जो है रुधिर वाहिनियां जो है वो इन कुपिकाओं के साथ लिपटी होती हैं। अब यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो अशुद्ध ब्लड यानी CO2 वाले रुधिर को, रक्त को दिखा रहा है, और रेड ब्लड जो है वो शुद्ध ब्लड यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड को दिखा रहा है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अशुद्ध रक्त आता है, वो कुपिकाओं पर लिपटा होता है, लिपटी रुधिर वाहिनियों में बहता है तथा यहाँ से CO2 इन कुपिकाओं में देता है तथा ऑक्सीजन ग्रहण करके शुद्ध ब्लड में चेंज होकर के फिर वापस चला जाता है। तो ये जो है टोटल क्रियाविधि होगी दोस्तों फेफड़ों की, कि फेफड़ों के अंदर कैसे कैसे क्या कुछ होता है, कैसे कैसे श्वास द्वारा रुधिर जो है वो अशुद्ध से शुद्ध होता चला जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र के तीसरे हिस्से की, जो है श्वसन मांसपेशियां। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ मांसपेशियां दिखाई दे रही हैं जो कि फेफड़ों की सुरक्षा भी करती हैं और इसी के साथ साथ श्वसन क्रिया होती है उसमें सहायक भी होती है। तो दोस्तों ये होती है श्वसन मांसपेशियां जो कि इन फेफड़ों को ढके हुए रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मुख्य कार्य करता है वो होता है डायफ्राम। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट या डायफ्राम उत्तरदायी होता है। एक्चुअल में मध्यपट कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना है जो वक्षस्थल की सतह पर पाई जाती है। अब दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि जी ये जो मध्यपट है, जैसे ही ये मध्यपट सिकुड़ता है तो वैसे ही फेफड़े फैलते हैं और हमारी जो नासाद्वार से जो वायु है वो अंदर आ जाती है। अब जैसे ये बाहर निकलेगा तो वैसे ही वायु को आने के लिए ये फेफड़े फूल जाएंगे और वायु को आने के लिए जगह मिल जाएगी और वायु अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गया डायफ्राम का संकुचन। और जैसे ही डायफ्राम जो है सिकुड़े से उल्टा होगा मतलब फैलेगा, तो जैसे ही हमारा जो डायफ्राम का शिथिलन होता है, शिथिलन मतलब फैलाव होता है, तो वैसे वैसे डायफ्राम अंदर जाएगा और जो फेफड़े हैं वो दबेंगे। फेफड़ों का शिथिलन होगा तो जो वायु है वो वापस से बाहर चली जाएगी। मतलब श्वसन क्रिया में डायफ्राम जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये संकुचित होता है तब वायु अंदर आती है, ये संकुचित होता है तब फेफड़े को फैलाव के लिए जगह मिलती है। जब ये शिथिल होता है मतलब ये फैलता है तो फेफड़े पिचकते हैं और पिचकते हैं तो हमारी जो वायु है वो बाहर चली जाती है। और दोस्तों ये जो मांसपेशियां हैं ये डायफ्राम के अनुसार जो है शिथिलन और संकुचन में इसका सहयोग करती है। ये जो है फेफड़ों को संकुचित करती हैं तथा फैलाव करती हैं, क्योंकि फेफड़े जो होते हैं वो स्पंजी होते हैं और ये इनके बीच में होते हैं। तो जैसे ही अंदर जाएगा तो ये मांसपेशियां उनको सिकुड़ लेगी और जो गैस है वो बाहर चली जाएगी। तो ये जो है वायु के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है श्वसन मांसपेशियां तथा डायफ्राम एक दूसरे के सहयोग से श्वसन क्रिया का सहयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हमने इनका विजुअल देख लिया कि कैसे क्या होता है। अब हम श्वसन क्रिया के बारे में जान तो गए, अब श्वसन क्रिया को थ्योरेटिकल रूप से हम कैसे लिखते हैं, इनके तंत्र श्वसन तंत्र के बारे में हम कैसे लिखेंगे, और एग्जाम में जब हमसे पूछा जाए कि श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तब हम वहां पर इसका नामांकित चित्र कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट। तो दोस्तों एक विजुअली आपने देख लिया कि श्वसन तंत्र काम कैसे करता है, श्वसन तंत्र होता क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब दोस्तों थ्योरेटिकली वे में, क्योंकि एग्जाम में जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको आइडिया कैसे होगा कि आपने लिखना क्या है। आपने जब आप डायग्राम हाथ से बनाने बैठते हैं तब आपको डायग्राम कैसे बनाना है और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पर लिखने हैं, ये हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीके से यहाँ पर और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब इनको थ्योरेटिकल वे में हम देख लेते हैं। तो अगर हम श्वसन तंत्र की बात करें तो मानव के श्वसन तंत्र को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं, जिनमें पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा है निचला श्वसन तंत्र और तीसरा है श्वसन मांसपेशियां। तो हम इनको एक एक हिस्सा लेकर के इनका स्टडी करते हैं, साथ ही साथ हमारा नामांकित चित्र जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों जो पहला पार्ट है ऊपरी श्वसन तंत्र, इसका जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो होता है नासिका। अब दोस्तों नासिका क्या होती है कि ये वाला जो हिस्सा है वो होती है नासिका,
और नासिका अब पढ़ चुके हैं कि यह पहला श्वसन अंग है। यह एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है। यह एक बड़ी गुहा होती है जो एक हड्डी तथा झिल्ली के द्वारा दो भागों में विभक्त होती है। इनके बीच में एक हड्डी और झिल्ली होती है जो इनको दो भागों में विभक्त करती है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल झाड़ूनुमा पक्षमाप तथा श्लेष्म आपसी सहयोग से श्वास वायु को शुद्ध करती है। आपने देखा होगा कि नासिका के अंदर बाल होते हैं और जो क्या करते हैं कि जो श्वास से वायु लेते हैं उसको शुद्ध करते हैं। यह नासाग्रसनी में खुलती है। और दोस्तों ये जो नासिका है ये जाकर के किस में खुलती है? नासाग्रसनी में। देखिए जो इतना रेड वाला पोर्शन है वो है नासिका, और नासिका के बाद जो ये ब्लैक पोर्शन शुरू हो रहा है ये हमारी क्या हो जाएगी? ये है नासाग्रसनी। नासाग्रसनी की एक बार बात छोड़ते हैं, दूसरा हम बात करते हैं मुख की तरफ। तो दोस्तों ये होता है हमारा मुख। अब जो प्राथमिक श्वसन होता है, मतलब पहला श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? नासिका। और जो मुख होता है वो द्वितीयक श्वसन अंग होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब कभी भी हमारा नाक बंद होता है तो हम कभी कभी मुंह से भी सांस लेते हैं। द्वितीयक श्वसन अंग की तरह कार्य करता है, किंतु इससे ग्रहण की गई वायु शुद्ध नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी फिल्टर नहीं लगा होता है, मुंह में कोई बाल वगैरह नहीं होते हैं, जिसकी वजह से श्वसन जो वायु लेते हैं वो शुद्ध नहीं होती है। अब दोस्तों क्या है कि ये जो रेड वाले पार्ट है ये तो हमने समझ लिए, जो रेड मार्कर से हमने बनाए हैं नासिका और मुख। उसके बाद बात आती है ग्रसनी की। तो दोस्तों ग्रसनी क्या होती है? यह एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना होती है जो आहार नाल के ऊपरी भाग तक फैली होती है। दोस्तों ये है हमारी आहार नाल, ये है हमारी आहार नाल। तो आहार नाल के ऊपरी हिस्से, ये है आहार नाल का ऊपरी हिस्सा, तो यहाँ तक ये जुड़ी हुई रहती है। अब ये जो पूरी ब्लैक कलर से शो की है हमने, ये क्या है दोस्तों? ग्रसनी है। और ग्रसनी जो होती है उसके तीन हिस्से होते हैं। पहली है नासाग्रसनी जो नासिका से जुड़ी हुई है, यानी इतना जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? नासाग्रसनी। और ग्रसनी का जो हिस्सा ब्लैक आपको दिख रहा है मुख के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगी? मुख ग्रसनी। तो ये हो गई नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी। और उसके बाद जो है तीसरा जो है वो है अध्योग्रसनी यानी कंठ ग्रसनी। तो कंठ ग्रसनी होती है दोस्तों यहाँ पर, कंठ ग्रसनी। और दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जब हम कंठ ग्रसनी की बात करते हैं तो वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में होती है। दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि कंठ ग्रसनी जो है इसको बोला जाता है कंठ ग्रसनी। और कंठ ग्रसनी के बाद दोस्तों यहाँ पर आहार नाल होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक एपिग्लोटिक्स लगा होता है, एपिग्लोटिस, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो दोस्तों ये एपिग्लोटिक्स क्या काम करते हैं? तो यहाँ पर देखना है कि वायु क्या करती है? कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस यानी घाटी ढक्कन की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट करती है। और इसके बाद जो ये आकृति है रेड कलर से जो है वो है एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिस के बाद जो है ये है स्वर यंत्र। अब दोस्तों एक तो नली जाती है स्वर यंत्र की तरफ, दूसरी है आहार नाल। आहार नाल में हमारा भोजन जाता है तो जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। और दोस्तों ये जो हिस्सा है वो कॉमन होता है श्वास के लिए भी और भोजन के लिए भी। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि श्वास आ रही है या फिर भोजन आ रहा है? कभी कभी अगर भोजन हमारे फेफड़ों में चला गया तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है? यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है। और घाटी ढक्कन एक पल्लेनुमा लोचदार उपस्थित संरचना है जो श्वास नली व आहार नली के मध्य स्विच का कार्य करता है। मतलब स्विच का कार्य करता है, मतलब अगर भोजन आता है तो ये श्वास नली को बंद कर देता है जिससे भोजन आहार नाल में चला जाता है, और अगर श्वास आता है तो ये श्वास के लिए खुल जाता है और आहार नाल को बंद कर देता है। इसलिए जो है जो श्वसन है या जो वायु है वो किस में चली जाती है? स्वर यंत्र में चली जाती है। तो दोस्तों ये जो एपिग्लोटिस है ये मेन काम करता है किसकी तरह? स्विच की तरह। कभी तो इसको बंद कर देगा ताकि भोजन आहार नाल में चला जाए, और कभी आहार नाल को बंद कर देगा ताकि वायु जो है इसमें चला जाए। ये अपने आप कार्य करता है, ऑटोमेटिक काम करता है सेंसर की वजह से।
चलिए उसके बाद है स्वर यंत्र। अब स्वर यंत्र क्या होता है दोस्तों, ये सारी की सारी जो है वो ऊपरी संरचना है, ये मनुष्य का जो है चेहरे वाला हिस्सा, उसके बाद ये कंठ वाला हिस्सा है। चलिए अब स्वर यंत्र या लैरिंक्स क्या है, यह कंठ ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। ये तो हो गई कंठ ग्रसनी। अब कंठ ग्रसनी के बाद एपिग्लोटिस के बाद स्वर यंत्र, और स्वर यंत्र के नीचे जो है दोस्तों हमारी क्या आ जाएगी, श्वास नली आ जाएगी। तो ये क्या करता है, जो स्वर यंत्र है वो क्या करता है, हमारी ये हो जाएगी श्वास नली। स्वर यंत्र श्वास नली तथा कंठ ग्रसनी को जोड़ने का काम करता है। यह 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बनता है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष संरचना होती है। जो स्वर रज्जु है उसे वोकल कॉर्ड या वोकल फोल्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, जो हवा के बहाव से कंपित होकर अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों ये हमने इसका ऊपर का हिस्सा जान लिया। यहाँ तक ऊपरी श्वसन तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं निचला श्वसन तंत्र। इसका फटाफट से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो दोस्तों इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं निचले श्वसन तंत्र की। तो दोस्तों निचले श्वसन तंत्र के मुख्यतः ये 3 भाग होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, एपिग्लोटिस कंठ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद श्वास नली, श्वास नलिकाएं, उसके बाद कुपिका, उसके बाद जो हमारे ये 2 फेफड़े हैं, ये हमारे मुख्य पार्ट है निचले श्वसन तंत्र के। तो दोस्तों निचले श्वसन तंत्र जो कि सेकंड पार्ट है श्वसन तंत्र का, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्वास नली की। ये होती है श्वास नली। तो दोस्तों यह करीब 5 इंच लंबी नली होती है, जो रेखित सी आकार के उपास्थि छल्लों से बनी होती है। ये इस प्रकार के कुछ छल्ले नुमा आकृतियों से बनी होती है। अब ये छल्ले करते क्या हैं, तो दोस्तों ये श्वास नली को आपस में चिपकने नहीं देते। ये जो छल्ले हैं वो आपस में चिपकने नहीं देते हैं। श्वास नली कंठ तथा ब्रोकाई को जोड़ती है। ये होती है 2 ब्रोकाई। अब ब्रोकाई और कंठ को कौन जोड़ती है, श्वास नली जोड़ती है। यह वक्ष गुहा में जाकर 2 श्वसनियां ब्रोकाई में विभक्त हो जाती है। यह वक्ष गुहा यानी 2 फेफड़ों के बीच में जाकर के 2 श्वसनियों में विभक्त हो जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वसनी की। तो दोस्तों श्वसनी, ब्रोकाई और श्वसनिका दोनों की इकट्ठा ही पढ़ लेंगे। तो श्वसनी जो श्वास नली है वो अंत में दाईं तथा बाईं और श्वसनी में विभक्त हो जाती है। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर अनेकों श्वसनिकाओं में टूट जाती है, यानी टूटती नहीं, एक्चुअली विभक्त हो जाती है, बंट जाती है। तो ये है हमारी क्या, श्वसनी। एक में हमने कुछ और दिखाया है, इसके अंदर भी वैसे होता है, ऐसा कुछ ही है अंदर। इसके हमने बाहरी संरचना दिखाई है और इसके हम आंतरिक संरचना दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर जो है श्वसनी जो है, ये श्वसनी अंदर जाकर के अनेक शाखाओं में टूट रही है, और इन शाखाओं को दोस्तों क्या बोलते हैं, श्वसनिका बोलते हैं। तो श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। श्वसनी तथा ब्रोंकियोल, अब ये जो श्वसनिकाएं होती है उनको ब्रोंकियोल बोलते हैं। श्वसनी को ब्रोंकाई और श्वसनिका को ब्रोंकियोल भी बोलते हैं। तो श्वसनी तथा ब्रोंकियोल मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बनाते हैं। ये आपको एक वृक्षनुमा संरचना दिखाई दे रही होगी। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कुपिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो संरचना है वो कुपिकाएं हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम तीसरी फेफड़े की। इन सब का विजुअल हमने देख लिया था, अब हम थोड़ा इनको थ्योरेटिकल वे में देख रहे हैं। चलिए फेफड़े। तो दोस्तों फेफड़े क्या होते हैं, लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, और ये स्पंजी आकृतियां होती हैं। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में छोटा होता है। अब ये है दाहिना फेफड़ा और ये बाएं फेफड़ा। तो आपको पता है ये लंबाई में बड़ा है और ये लंबाई में छोटा है। ये लंबाई में तो छोटा है लेकिन चौड़ा ज़्यादा है, ये बात है इसकी। चलिए अब है कि पुरुषों के फेफड़े महिलाओं के फेफड़ों से कुछ बारी होते हैं, उनकी आवाज़ बारी वगैरह होती है। चलिए ये भी बात क्लियर हो गई हमें। दूसरा बात है कि बायां फेफड़ा 2 खंडों में विभक्त होता है। बायां फेफड़ा 2 खंडों में विभक्त होता है और दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभक्त होता है। चलिए ये भी हमें समझ आ गया। उसके बाद है कि प्रत्येक फेफड़े में लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं होती हैं। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं होती हैं। कुपिका में शल की उपकला। अब दोस्तों उपकला का मतलब होता है दीवारें। यहाँ पर क्या होता है, शल की मतलब इनकी जो दीवारें होती हैं वहाँ पर क्या होता है, शल की उपकला की पक्तियाँ होती है, मतलब पतली पतली झिल्लियाँ सी होती हैं, जो कोशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती है। जहाँ से जो रुधिर है उसको मदद करती है ये कि वो O2 ग्रहण कर सके और CO2 को त्याग सके। तो चलिए ये हमें समझ आ गया फेफड़ों के बारे में। अब दोस्तों जो हमारा तीसरा हिस्सा है इसका, श्वसन मांसपेशियां, उनकी बात कर लेते हैं, जहाँ पर श्वसन मांसपेशियां और डायफ्राम दोनों को मिला करके हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि है श्वसन मांसपेशियां। तो दोस्तों फेफड़ों में गैस विनिमय हेतु
कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां श्वास को लेने तथा छोड़ने में मदद करती है। मुख्य भूमिका मध्यपट या डायफ्राम निभाता है। तो दोस्तों मध्यपट और डायफ्राम से क्या होता है? तो दोस्तों सिंपल सी बात कि मध्यपट या डायफ्राम जो होता है वो फेफड़ों के बीच में फंसा हुआ होता है। और दोस्तों इसका जब संकुचन होता है, मतलब जब ये संकुचित होता है तो फेफड़ों का फैलाव होता है। जब फेफड़ों का फैलाव होता है तो हमारी जो वायु होती है वो, ये इसकी क्रियाविधि भी आप कह सकते हो कि श्वसन क्रिया कैसे होती है। तो आपको सिंपल यहाँ से स्टार्ट करना है कि जब डायफ्राम संकुचित होता है तो आपकी जो वायु है वो नासिका से होती हुई ग्रसनी में और एपिग्लोटिक जो है यहाँ पर काम करता है, आहार नाल को बंद कर देता है और ये कंठ में प्रवेश करती है। कंठ से होती हुई ये श्वास नली में प्रवेश करती है। श्वास नली से ये श्वसनी यानी ब्रोंकाई में प्रवेश करती है। ब्रोंकाई से ये अनेकों श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो वहाँ पर ये गैस भी कई मतलब बहुत कम मात्रा में इनमें चली जाती है। उसके बाद ये गैस कुपिकाओं में जाती है। कुपिकाओं के साथ रुधिर वाहिनियां जो है वो लिपटी हुई होती हैं। वहां पर गैस का आदान प्रदान होता है। CO2 इनमें आ जाती है और ऑक्सीजन यहाँ से उसमें रुधिर में, रक्त में चली जाती है। चलिए अब तो ये तो हो गया जब डायफ्राम संकुचित होता है। तो मध्यपट डायफ्राम के संकुचन से वायु नसिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर आती है तथा जब शिथिलन होता है मतलब जब ये फैलाव करता है, जब ये फैलाव करेगा तो ये जब बीच में जाएगा तो ये फेफड़े जो है वो संकुचित होंगे। जब फेफड़े संकुचित होंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वापस से कहाँ जाएगी? श्वसनी में। श्वसनी से ये श्वास नली में जाएगी। श्वास नली से ये फिर जो है बाहर वायुमंडल में छोड़ दी जाएगी। तो इस तरह से जो मुख्य कार्य जो होता है वहां पर किसका होता है? डायफ्राम का होता है। तो मध्यपट डायफ्राम के संकुचन से वायु नसिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर जाती है तथा शिथिलन से वायु फेफड़ों के बाहर आती है। ये हमें पता चल गया और यही आप श्वसन क्रिया, जब क्वेश्चन आता है श्वसन क्रिया को समझाइए तो वहां पर आप लिखने वाले हैं। चलिए इसी के बाद इसके अतिरिक्त पसलियां, अब ये होती है पसलियां जो कि हमारे फेफड़ों, क्योंकि फेफड़े जो होते हैं वो स्पंजी आकृति के होते हैं, तो फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान कौन करती है? पसलियां। तो पसलियों में भी विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं जो कि डायफ्राम जब शिथिल होता है, मतलब डायफ्राम जब फैलता है तब इनको संकुचित कर देती है। तो अब क्योंकि पसलियां तो कठोर होती हैं तो वो कैसे संकुचित और शिथिल होंगी? तो वो एक विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं जो इसके शिथिलन तथा संकुचन में मदद करती है। तो दोस्तों होपफुली ये आपको पसंद आया होगा वीडियो, आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी श्वसन तंत्र के बारे में। इसी के साथ जो हमारा श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र है ये भी हमने यहाँ पर बना करके दिखाया है। जब पूछा जाए कि श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये चित्र बना करके आना है। तो चलिए दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। इसी के साथ धन्यवाद।